और बच्चों कैसे हो। तो आज का अपना चैप्टर है कॉस्ट शीट। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहले इसके बेसिक के बारे में बात करते हैं। तो कॉस्ट शीट होता क्या बेसिकली। तो जब कभी भी हम लोग जितने भी कॉस्ट के एलिमेंट हैं उन सबको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। एक प्रोडक्ट बनाया, उसमें जो भी कॉस्ट लगी उसको हमने सिस्टमेटिक वे में नोट कर लिया और उसका टोटल कर लिया। वो जो स्टेटमेंट है उसी को हम कॉस्ट शीट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो अपने नोट्स के अंदर चलते हैं। तो सबसे पहली चीज़ की कॉस्ट शीट होता क्या, ये एक स्टेटमेंट है। ये अपने को डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन देता है। किसके बारे में बताओ? कॉस्ट के बारे में। कॉस्ट किस में लगी अपने किसी प्रोडक्ट को बनाने में। ठीक है, तो उसके अलग अलग जो एलिमेंट होते हैं क्लासीफाई करके ये स्टेटमेंट अपने को बताता है। तो हम लोग कॉस्ट शीट को 4 अलग अलग हेड में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट हो गया प्राइम कॉस्ट, सेकेंड हो गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, थर्ड हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और फोर्थ हो गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इसका स्पेसिफाइड फॉर्मेट है। ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कुछ आइटम हो सकते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो तो वो हमें नोट नहीं करने। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी अपना फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। तो कॉस्ट शीट का जो फॉर्मेट है मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के लिए वो क्या रहता है उसके बारे में बात करते हैं। जो नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ है, मतलब जैसे हम बात करें सर्विस सेक्टर है, तो उसको हम सर्विस कॉस्टिंग में कवर करते हैं। उसका स्टेटमेंट भी हम वहीं पे सीखते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के बारे में। फॉर्मेट क्या रहता है? पर्टिकुलर्स, टोटल कॉस्ट एंड कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, टोटल कॉस्ट में टोटल वैल्यू लिख देंगे। कॉस्ट पर यूनिट में हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। किससे? नंबर ऑफ यूनिट से। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड कैसे कैलकुलेट होगा? ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यदि रॉ मटेरियल से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंसेस है जो हमने मटेरियल चैप्टर में पढ़े हुए हैं, जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट वगैरह हैं, वो मटेरियल की कॉस्ट का पार्ट ही रहते हैं, वो भी यहीं पे ऐड कर दिए जाएंगे। नॉर्मली ऐसा अपने क्वेश्चन में मिलता नहीं है, फिर भी मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और हमें क्या चाहिए? परचेज, और माइनस क्या कर देंगे? क्लोजिंग। जो डिफरेंस बचा वो मटेरियल हमने कंज्यूम कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में 100 यूनिट्स पहले से थी और आपने 1000 यूनिट्स परचेज कर ली, और अब आपके पास में जो क्लोजिंग बैलेंस है वो है 200 यूनिट्स। अब आपसे कोई पूछे कि आपने कंजम्पशन कितना किया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 100 प्लस 1000, 1100 आपके पास टोटल अवेलेबल था, और अब कितना बचा हुआ है? 200। तो बैलेंस जो 900 है वो आपने क्या कर लिया बताओ? कंज्यूम कर लिया। तो यही अपना फॉर्मूला है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो अपने पास क्या आ जाएगा? रॉ मटेरियल कंज्यूम। रॉ मटेरियल अपनी डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है, फिर आता है डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट। डायरेक्ट एम्प्लॉय कौन से होते हैं? जो प्रोडक्शन प्रोसेस में एक्टिवली लगे हुए हैं, जिनका प्रोडक्शन के अंदर रोल है, जैसे जो मशीन वगैरह चलाते हैं। ठीक है, आउटपुट से रिलेटेड काम करते हैं, रॉ मटेरियल को प्रोसेस करवाने का काम करते हैं। वो सब कौन से हो गए? अपने डायरेक्ट एम्प्लॉय। उनकी जो भी कॉस्ट है जो लेबर चैप्टर में हमने कवर की थी, तो उसको यहाँ पे प्लस कर देंगे। इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और भी कोई रहेंगे तो वो प्लस हो जाएंगे, और अपने पास क्या आ जाएगा बताओ? प्राइम कॉस्ट। ठीक है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अपनी जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है ना, जितनी भी अपनी डायरेक्ट कॉस्ट है उन सब का टोटल, उसी को हम क्या बोलते हैं बताओ? प्राइम कॉस्ट। और डायरेक्ट कॉस्ट में दो तो स्पेसिफाइड है। दो कौन से स्पेसिफाइड है बताओ? एक तो स्पेसिफाइड है अपना मटेरियल, और दूसरा कौन सा स्पेसिफाइड है? लेबर। ये दो तो स्पेसिफाइड है, बचे हुए किस में आ जाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो अपने माइंड में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस में कौन कौन से आएंगे। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने नोट किए हुए हैं यहाँ पे, अपने नोट्स के अंदर ऐड है। तो देखो डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जिनको हम प्रोडक्शन से डायरेक्ट रिलेट कर सकते हैं। मतलब ये कॉस्ट इसी कारण लगी क्योंकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, और केवल उन्हीं यूनिट्स में जिनके लिए हम ये स्टेटमेंट बना रहे हैं, तब हम उसे बोल सकते हैं कि वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल जैसे रॉयल्टी पेड और पेबल फॉर प्रोडक्शन। तो रॉयल्टी क्या होती है? जब भी हम कोई इंटेंजिबल एसेट या फिर किसी के राइट्स यूज़ करते हैं, उसके अगेंस्ट में जो हम पेमेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा कि हाँ ये इसी आउटपुट से रिलेटेड था, इसीलिए हमने इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर किया। तो एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि अपना जींस मैन्युफैक्चरिंग का काम है।
हम लोग जीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि एक डिज़ाइनर था जिसने 3-4 डिज़ाइन बना रखी थी और उनका पेटेंट करवा रखा था, और हमने उसको बोला कि हमें ये डिज़ाइन यूज़ करके जीन्स मैन्युफैक्चरिंग करने दो, तो आपका जो डिज़ाइन का राइट है वो हमें दे दो, हम यूज़ करेंगे और वो डिज़ाइन हम हमारे प्रोडक्शन में इंक्लूड करेंगे। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आपको मेरी डिज़ाइन का राइट तो दे दूंगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में मुझे पर यूनिट पे क्या चाहिए, रुपीज़ चाहिए। उसने बोला मान लो कि मुझे 100 रुपये पर यूनिट आपको पे करना पड़ेगा। तो वो क्या है, रॉयल्टी है। मतलब हम उसका क्या यूज़ कर रहे हैं बताओ, उसका कोई भी इंटेंजिबल एसेट या उसका कोई भी राइट यूज़ कर रहे हैं, और किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए। उस डिज़ाइन के बिना उस प्रोडक्शन का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो उस डिज़ाइनिंग की जो कॉस्ट है, जो रॉयल्टी हम पे कर रहे हैं, वो कौन सा एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, ठीक है। और आगे दिया हायर चार्जेज ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट, जो केवल और केवल उन्हीं यूनिट्स के आउटपुट में काम आएगा। स्पेसिफिक इक्विपमेंट जो बाकी चीज़ों में किसी में काम नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी टेक्निकल असिस्टेंस और नो हाउ रिलेटेड टू दैट प्रोडक्शन, अमोर्टाइज कॉस्ट ऑफ मोल्ड्स, पैटर्न्स, पेटेंट्स, कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक डिज़ाइन एंड ड्राइंग, कोई भी स्पेसिफिक डिज़ाइन हमने करवाई रिलेटेड टू दैट प्रोडक्शन जिसके लिए हम कोस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग उसको डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर करेंगे। स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ किया हमने, कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज़, जो भी यूटिलिटीज़ लगती है प्रोडक्शन के अंदर जो रिलेटेड है उसी प्रोडक्शन से, ठीक है। और कोई भी एक्सपेंस ऐसे जो डायरेक्टली किससे रिलेटेड है बताओ, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स से, तो उन सब को हम किस में कंसीडर करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो जब हम डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, डायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को प्लस कर देंगे तो हम लोग कहाँ तक पहुँच जाएंगे, प्राइम कॉस्ट पे, ठीक है। तो हमने देखा था कि कॉस्ट शीट में टोटल 4 पार्ट होते हैं, तो पहला पार्ट हमने कवर कर लिया। पहला पार्ट क्या है बताओ, प्राइम कॉस्ट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्राइम कॉस्ट में हमें ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स क्या होते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स मतलब ऐसी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो फैक्ट्री में लग रही है, सीधा समझे तो, ठीक है। इसको हम लोग वर्क्स कॉस्ट भी बोलते हैं और फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, मतलब वर्क्स ओवरहेड भी बोल सकते हैं और फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फैक्ट्री ओवरहेड हमने प्राइम कॉस्ट में क्या किया बताओ, प्लस कर लिया, तो अपने पास में क्या आ गया, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। अब हम लोग यहाँ पे वर्क इन प्रोग्रेस का एडजस्टमेंट करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस प्लस करना है और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, ठीक है। हमने ऊपर भी तो मटेरियल यूज़ किया था, ये कौन सा था, रॉ मटेरियल। अब हम किसकी बात कर रहे हैं बताओ, वर्क इन प्रोसेस की, ठीक है। तो जो WIP अपना होता है, तो उसको यहाँ पे ओपनिंग को प्लस और क्लोजिंग को माइनस, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जो ओपनिंग है वो करंट ईयर में कंप्लीट हो गया, तो उस पर जो भी कॉस्ट लगी अब वो किसका पार्ट है बताओ, वो अपने करंट ईयर की कॉस्ट का पार्ट है, मतलब अपने प्रोडक्शन का पार्ट है। क्लोजिंग है वो नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो उसकी जो भी कॉस्ट रहेगी वो कौन से ईयर में लिखेंगे, नेक्स्ट ईयर में लिखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करते हैं कि करंट ईयर में जितनी कॉस्ट लग गई वो करंट ईयर में ही लिख दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तो प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी है, ठीक है। तो ओपनिंग WIP करंट ईयर में कंप्लीट हो चुका है तो उसकी कॉस्ट है वो करंट ईयर की कॉस्ट का पार्ट रहेगा। क्लोजिंग WIP नेक्स्ट ईयर कंप्लीट होगा तो उसे हम नेक्स्ट ईयर में भेज रहे हैं या नेक्स्ट पीरियड में भेज रहे हैं, ठीक है। तो ओपनिंग प्लस हो जाएगा और क्लोजिंग क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो अपने पास में क्या आ जाएगी, फैक्ट्री कॉस्ट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब फैक्ट्री कॉस्ट से हमें जाना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो बीच में कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो हमें ऐड करने होते हैं। सबसे पहला क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। तो क्वालिटी कंट्रोल रखना ज़रूरी है, इसके लिए हम सुपरविज़न करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, ट्रायल रन करते हैं, ये सब क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन होगी तो हम उसे फैक्ट्री कॉस्ट में प्लस कर देंगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड हम करते रहते हैं ताकि हम प्रोडक्ट को और बेटर बना सकें, और हम लोग उस पर जैसे अपन बोलते हैं ना, डिज़ाइन में चेंज करना, ठीक है। इसके अलावा उसके जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें चेंज करना, ठीक है, उसकी क्वालिटीज़ थोड़ी इंप्रूव करना। तो इन सब पे जो भी पैसा लगता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। क्वेश्चन में से गिवन होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड प्रोडक्शन से रिलेटेड है या जनरल है। जनरल है तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट रहेंगे और प्रोडक्शन से रिलेटेड है तो यहाँ प्लस करेंगे। क्वेश्चन ने कुछ नहीं बताया तो हम उन्हें जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ट्रीट कर सकते हैं।
अभी आगे आएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में कैसे क्या ऐड करते हैं तब देखेंगे, ठीक है। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड ऐसे लिखा हो रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो वो किस में ऐड हो जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए, ठीक है। फिर है क्रेडिट फॉर रिकवरीज, इसको देखते हैं। फिर है पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट में यहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी। पैकिंग कॉस्ट नॉर्मली हम दो तरीके से देख सकते हैं, एक तो होती है प्राइमरी और एक होती है सेकेंडरी। जैसे ही हमने कोई प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए, रखने के लिए, जैसे हमने अभी मान लो आउटपुट निकला ही है तो उसे रखेंगे ताकि हम उसे स्टोर कर सकें, वो आउटपुट निकलते ही ख़राब ना हो। इसके लिए हम लोग उसकी जो पैकिंग करते हैं वो कौन सी पैकिंग होती है बताओ, प्राइमरी पैकिंग। फिर सेलिंग के लिए जो हम पैकिंग करते हैं, ठीक है, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो पैकिंग करते हैं उस पर लेबलिंग करते हैं, इंफॉर्मेशन लिखते हैं, वो सब सेकेंडरी पैकिंग का पार्ट होता है। तो प्राइमरी पैकिंग क्या हो गया कि जैसे ही प्रोडक्ट निकला तो निकलने के बाद उसे होल्ड करने के लिए, ताकि वो ख़राब ना हो, जो पैकिंग होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी पैकिंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम साबुन बनाते हैं, तो जैसे ही साबुन बन के निकली तो उसे किसी न किसी पेपर में या रैप में हमें क्या करना पड़ेगा, उसे रैप करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो क्या हो, जब भी हम उसे रखें कहीं पे तो वो ख़राब ना हो, इसके लिए हम करते हैं। तो ये कौन सी पैकिंग होगी बताओ, प्राइमरी पैकिंग होगी। फिर सेकेंडरी क्या होगी बताओ, जब हम उसके ऊपर कवर लगाएंगे, उस पर इंफॉर्मेशन लिखेंगे, एमआरपी, इंग्रेडिएंट्स, ये सब लिखेंगे, वो कौन सा हो गया, सेकेंडरी पैकिंग। तो एक बार पैकिंग को भी समझ लेते हैं। देखो पैकिंग, प्राइमरी पैकिंग, ये अपने प्रोडक्ट को होल्ड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे प्रोडक्ट निकलता है उस टाइम पे उसे होल्ड करने के लिए या प्रिजर्व करने के लिए नेसेसरी होती है, वो प्राइमरी पैकिंग है। सेकेंडरी पैकिंग स्टोर करने के काम आती है, ट्रांसपोर्ट में काम आती है, कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देने के काम आती है, प्रमोशन के लिए काम आती है, ठीक है, और प्रोडक्ट को मार्केटेबल बनाने के लिए काम आती है। तो केवल होल्ड करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए जो हम पैकिंग करते हैं वो प्राइमरी है, उसके अलावा जो भी बच गई वो सारी क्या है, सेकेंडरी है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम कौन सी पैकिंग को कंसीडर करते हैं बताओ, प्राइमरी को, ठीक है यहाँ तक। अब आता है माइनस लेस। क्या माइनस करना है अपने को यहाँ पे, क्रेडिट फॉर रिकवरीज, स्क्रैप, बाई प्रोडक्ट, मिसलेनियस इनकम। जब हम प्रोडक्शन प्रोसेस करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कोई स्क्रैप निकले, उस स्क्रैप को हम लोग क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। सेल करेंगे, पैसा आएगा, पैसा आएगा, वो कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्रेडिट फॉर रिकवरीज या फिर सेल ऑफ स्क्रैप, ठीक है। अब बाई प्रोडक्ट क्या होता है वो भी एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं। हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका कोई भी एक सब्सिडरी प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है जिसका कोई डिफरेंट यूज़ है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग बनाते हैं घी, बटर बनाते हैं, ठीक है। तो घी बनाते हैं, तो घी बनाने के बाद में जो अपने पास में मटेरियल बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, छाछ बोलते हैं। हम लोग घरों में यूज़ भी करते हैं। तो छाछ से घी निकल गया, छाछ रह गई। हमारा इंटेंशन छाछ बनाने का था ही नहीं, यानी हम बटर मिल्क बनाना ही नहीं चाहते थे, हम क्या बनाना चाहते थे, बटर बनाना चाहते थे। लेकिन उसका सब्सिडरी प्रोडक्ट क्या है बताओ, बटर मिल्क है। तो हम उसे भी तो सेल करेंगे ना, तो उसे सेल करके जो पैसा आएगा उससे हम लोग कॉस्ट क्या कर लेंगे, डिक्रीज। किसकी कॉस्ट डिक्रीज कर लेंगे, बटर की। घी की जो कॉस्ट है वो क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। किसके सेल से, बटर मिल्क के सेल से। क्यों, क्योंकि वो अपना सब्सिडरी प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट नहीं है, हम उसे बनाना चाहते ही नहीं थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ होती है जिसके अंदर कोई प्रोडक्ट निकल के आता है जिसको नॉर्मली हम नहीं बनाना चाहते, लेकिन वो मार्केट में सेल हो सकता है, तो उनको हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। चलो ठीक है। तो इन सब को प्लस माइनस करने के बाद में जो आएगा उसे क्या बोलेंगे बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब अपने पास में प्रोडक्शन की कॉस्ट आ गई। अब ऐसा तो है नहीं कि जितनी यूनिट बनी वो सारी सेल हो गई, तो हमें ये चाहिए कि जो यूनिट सेल कर दी उनकी कॉस्ट कितनी है, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलेगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हमें प्लस करना है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस कर दिया, जो बचेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसे हम क्या बोलेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। नॉर्मली क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक गिवन होता है फिनिश गुड्स का, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक गिवन नहीं होता। तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को हम वैल्यू कर सकते हैं। कैसे वैल्यू करेंगे, देखो वो किस पे बेस्ड होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, उससे हमें जल्दी समझ में आएगा। मान लो अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 5 लाख यूनिट्स और क्लोजिंग स्टॉक है मान लो
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 5 लाख रुपीज़, यूनिट्स है मान लो 10,000, ठीक है। एक बार ओपनिंग को इग्नोर करते हैं और 1000 यूनिट्स है वो क्लोजिंग स्टॉक में है, मतलब हमने 9000 सेल कर दी, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो इन 1000 यूनिट की क्या वैल्यू रहेगी? तो अपने 5 लाख रुपीज़ लगे हैं कितनी यूनिट्स पे बताओ? 10,000 पे। तो 1000 पे कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ गया? 50,000। 50,000 का स्टॉक अभी तक सेल नहीं हुआ, तो क्या वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट रहेगा? नहीं, तो उसे हम लोग क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जनरली क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स की अमाउंट गिवन नहीं होती है, यूनिट्स की इन्फॉर्मेशन होती है, उसे हमें खुद से निकालना है और वो हमेशा किस पे बेस्ड रहेगा बताओ? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। ये बात हमें ध्यान रखनी। चलिए ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, अब अपने को जाना है कॉस्ट ऑफ सेल्स पे। तो हमें क्या प्लस करना है? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जनरल। तो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन थे, वो हमने पहले प्लस कर दिए थे फॉर कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। और यदि जनरल है तो कहाँ जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन में, मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बाद में उनको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आ गए, मार्केटिंग ओवरहेड आ गए, सेलिंग ओवरहेड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ये सब हम लोग प्लस कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और जैसे ही हम कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, यदि क्वेश्चन देगा तो अपने पास में किसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है? सेल्स की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये अपना कॉस्ट शीट का फॉर्मेट था। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू कैसे होती है वो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला में लिखा हुआ, ऊपर आपको समझा ही दिया। फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, जैसे इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया, इनडायरेक्ट लेबर हो गया, इसके अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया उनका, ठीक है। पैकिंग कॉस्ट के बारे में हमने बात कर ही ली। अब हम कुछ और छोटे छोटे टॉपिक बात कर लेते हैं। अब नॉर्मल कॉस्ट, अब नॉर्मल कॉस्ट कभी भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, इसे हम लोग सेपरेटली शो करते हैं कॉस्टिंग P&L अकाउंट में। इसे हम कॉस्ट का एलिमेंट ट्रीट करके इसको कहीं पे भी कॉस्ट शीट में नोट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसे कहाँ पे चार्ज करना है बताओ? कॉस्टिंग P&L में। सब्सिडी और ग्रांट और इंसेंटिव, यदि हमें गवर्नमेंट से सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव मिलता है, उससे अपनी कॉस्ट क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो कॉस्ट में से उसे क्या कर दिया जाता है? माइनस कर दिया जाता है, ठीक है। यदि प्रोडक्शन से रिलेटेड सब्सिडी अपने को मिल रही है, तो जैसे यहाँ पे मिसलेनियस इनकम लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख देंगे हम, माइनस कर देंगे, इससे अपनी कॉस्ट क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। पेनल्टी और फाइन, ये भी कॉस्ट का पार्ट नहीं होता है, कभी भी इसे हम कॉस्ट में कंसिडर नहीं करते, ठीक है। इंटरेस्ट एंड अदर फाइनेंस कॉस्ट, ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता है, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स में आता है। देखो, आप इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिख सकते हो या फिर डायरेक्टली आप कॉस्टिंग P&L में लिख सकते हो। इन दोनों ही चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में लिखते हो तो भी सही है और आप कॉस्टिंग P&L में लिखते हो तो भी सही है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट ये कभी भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है, इसे सेपरेटली शो करना है कॉस्ट ऑफ सेल्स में, या अल्टरनेटिवली कहाँ लिख सकते हैं? कॉस्टिंग P&L अकाउंट। तो कॉस्ट शीट का जो अपना फॉर्मेट था वो लगभग कंप्लीट हो गया है पूरा। जब धीरे धीरे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, तो अपने को आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखनी होती है, टाइम के साथ में अपने को याद भी हो जाएगी। तो चलो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।